माइलेज ये 36 क्लेम करती है, मेंटेनेंस बहुत कम आ रहा था। 140 के बाद में फिर इसमें वाइब्रेशन फील होते हैं। निगेटिव टीएफटी है, कलरफुल नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है। पिलियन कंफर्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है, गियर शिफ्टिंग बहुत खराब है। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है यतीश। आप देख रहे हैं ऑटो शिफ्ट। और अभी लद्दाख का सीजन चालू हो गया। काफी लोगों को डाउट रहता है कि भाई क्या बाइक लेके जाना चाहिए लद्दाख पे, और काफी लोगों का सपना यही रहता है कि एडवेंचर बाइक से जाना चाहिए, और काफी लोग अभी खरीदेंगे बाइक उसके लिए। तो हम वही सीरीज चालू कर रहे हैं कि आपके लिए कौन सी बाइक बेस्ट रहने वाली है। काफी सारे एडवेंचर बाइक को हम रिव्यू करेंगे, बट ओनर के साथ रिव्यू करने वाले, तो ओनर आपको ज्यादा बेटर तरीके से बताएंगे बाइक के अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उसके कॉन्स है, आपको स्टेबिलिटी मिलती है हाईवे पे, ऑफ रोड के लिए बाइक कैसी है नहीं है, वो सब बताएंगे। सबसे पहली बाइक हमारे पास में अभी है सुजुकी की वी-स्टॉर्म एसएक्स, और इसके ओनर है हमारे साथ में अभी भैया से मिल लो। आप तो मिल ही चुके होंगे भाई, हमने लेटेस्ट काफी सारे वीडियोस इनके साथ में बनाए, और ये बाइक को ये सबसे ज्यादा चला चुके हैं। ऑलमोस्ट 41,000 बाइक चल चुकी है। और बाकी आपको बाइक की कंडीशन देख के भी लग रही होंगी कि बाइक हाँ टूर करके आई है, प्रॉपर टूरिंग बाइक है, और जेरी कैन वगैरह दिख रहा है। बाइक की कंडीशन देख के आप समझ रहे होंगे कि बाइक चली हुई है, नई बाइक नहीं है। तो ये काफी अच्छे से बताएंगे बाइक के अंदर आपको क्या प्रॉब्लम्स होने वाली है, बाइक के अंदर क्या कौन सा, क्यों बाइक खरीदना चाहिए या फिर कोई दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। सो फर्स्ट क्वेश्चन भैया मेरा यही है कि आपने इस बाइक को कब लिया और इसे क्यों प्रेफर किया बाकी कॉम्पिटिशन के अलावा। मैंने इस बाइक को 2023 में लिया है। इसका सर्च मैंने विंटर 2022 से चालू कर दिया था। बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि भाई मेरे को ऐसी बाइक चाहिए जो मेरे को टूर करके दे और माइल्ड ऑफ रोडिंग करके दे। तो मैंने पहले सिलेक्ट किया था BMW 310, जिसका पावर भी 35 PS के आसपास था। सस्पेंशन सबसे बेस्ट है एडवेंचर बाइक्स में, जो लो एंड बाइक्स एडवेंचर की आ रही है उसमें सबसे बेस्ट सस्पेंशन उसी का था। और दूसरी चीज़, राइडिंग कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो ये मेरे बेसिक प्रेफरेशंस थे कि मैं पहले ये चीज़ें प्रेफर करने वाला था। बट उसके बाद में मेंटेनेंस नागपुर में नहीं हो पा रहा था उस टाइम पे, और नागपुर के अंदर में बाइक्स मिलना भी बहुत डिफिकल्ट था। लगभग 3 महीने के आसपास का वेटिंग पीरियड था। तो मैं फर्स्ट सर्विस भी करवाने मुझे रायपुर जाना पड़ता और काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैवल होता था उस बीच में। तो मैंने उस गाड़ी को साइड लाइन किया, पसंद होने के बावजूद भी। फिर मेरा नए तरीके से रिसर्च चालू होता है लगभग जनवरी में। तो जनवरी के अंदर में मैं सबसे पहले मेरे को पसंद आती है हिमालयन। हिमालयन मेरे को पसंद आने के बाद में किसी ने मेरे को बताया कि HD है। फिर वहाँ से मेरा कन्फ्यूज़न वाला दौर चालू होता है। तो हिमालयन के बाद में एडवेंचर HD, उसके बाद में KTM 250। ये इसमें से तीनों में से मुझे KTM 250 पसंद आ चुकी थी, और KTM 390। अब KTM 250 और 390 में मुझे कोई भी डाउट नहीं बचा था कि मैं दोनों में से एक फाइनल करने वाला हूँ। उस बीच में मैं अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने जाता हूँ, मेरे पास में जिक्सर थी, और मैं ये गाड़ी को देखता हूँ। इसको चलाने के बाद में मुझे सबसे बेस्ट कंफर्ट मिला। तो मैं कंफर्टेबल राइडिंग स्टेबिलिटी और कंफर्ट देख करके मैंने ये गाड़ी को पसंद किया। और उसके बाद में मैंने फिर 250 की तरफ भी नहीं देखा और 390 की भी तरफ नहीं देखा, क्योंकि मुझे ऐसा था कि टूरिंग करते वक्त में सिर्फ टूरिंग नहीं करना होता है, टूरिंग के साथ साथ में बजट भी देखना होता है कि अगर आप लंबे टूर कर रहे हो तो कम पैसे में ज़्यादा अच्छे टूर हो जाए। तो उसका एवरेज सबसे अच्छा था, तो 390 मेरे लिस्ट से बाहर हो गई। 250 जब मैंने फाइनल करने की सोचा तो उसके लुक्स बड़े बोरिंग से आ रहे थे। मतलब वो 125cc जो KTM होती है उसका हेडलाइट लगा करके उन्होंने बनाया था। तीसरी चीज़ कि उसका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा था। 250cc में सबसे ज़्यादा रिफाइंड इंजन किसी का है तो वो मतलब वी-स्टॉर्म का है। तो उसके वाइब्रेशन से मैं परेशान था, तो मैंने वो वाइब्रेशन देख करके ही 250 KTM कैंसिल कर दी। हिमालयन अच्छी है, लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, टॉप स्पीड ठीक ठाक है, बट ये गाड़ी का सबसे अच्छा है गियर बेंड्स बहुत अच्छे थे। तो मैंने इसीलिए इसको फाइनल किया, और ये लगभग 2.5 लाख की पड़ी थी। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे इसमें 250cc इंजन है, अब इस प्राइस रेंज में या फिर पकड़ लो कि इस सेगमेंट में बाकी जो इंजन थे, इस इंजन में ऐसा क्या अलग था जो आप बोल रहे हैं कि इंजन इसका सबसे रिफाइंड है। स्वीटेस्ट रिफाइनमेंट इंजन अगर कोई है तो वो सुजुकी के है। यामा देता है, बट यामा में कोई ऐसी गाड़ी थी नहीं। तो उसके बाद में जैपनीज इंजन यही सबसे ज़्यादा रिफाइंड था। तीसरी चीज़ आपने बोला कि बड़ा इंजन ले सकते थे इजी प्राइस रेंज के अंदर में, तो हिमालयन के अंदर में इंजन बहुत प्यारा है, मानता हूँ, लेकिन लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे उसके लुक्स पसंद नहीं आ रहे थे। तीसरी चीज़ की इसमें जब डिजिटल मीटर आ गया था तब उसमें एनालॉग मीटर्स थे, वो उसकी अपडेट आने वाली थी, तो ये एक रीज़न था। तीसरी चीज़ की वो 280 की पड़ रही थी, ये 250 की थी। और रिफाइनमेंट है, टॉप स्पीड आपको सेम मिल रही है हिमालयन जितनी, लो एंड टॉर्क आपको अच्छा मिल जा रहा है। तीसरी चीज़ की मुझे ट्यूबलेस टायर मिल रहे थे, है ना, उसमें ट्यूबलेस टायर नहीं आते थे। अभी आए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। इसका फीचर था राइड कनेक्टेड, ब्लूटूथ कनेक्टेड टेक्नोलॉजी थी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ गए थे उस टाइम पे इसमें, तो ये ज़्यादा स्टेबल थी उस टाइम पे उस बाइक के कंपेयर में। तो मैंने इसीलिए इसको फाइनल किया। और आरी का मतलब बार बार आपको अगर मिस्त्री से दोस्ती करनी है तो ये आप हिमालयन लो। क्लच प्लेट बहुत जाती है उसकी, बहुत बार जलती है, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस तीन चीज़ों का ख्याल रखें कि जब आप टूर पे निकल रहे हैं तो थोड़ा सा अपना चैन स्प्रॉकेट ढीला कर दे लोड के हिसाब से, नहीं तो अनइवन आपका टियर होगा, मतलब लेंथ इलॉगेशन होता है तो वो अनइवन होता है। तो जब भी आप टूर पे जा रहे हो तो अपने लोडिंग को लोड कीजिए, शोरूम पे जाइए, आप उस लोड के हिसाब से थोड़ा सा लूज आपका चैन सेट करवा लीजिए, नहीं तो आपका चैन स्प्रॉकेट बहुत जल्दी खराब होगा किसी भी टूरिंग बाइक में। तो बस इतना करवा लो, आपका इसका क्लच प्लेट भी नहीं जाएगा विस्ट्रॉम का, चैन स्प्रॉकेट भी लंबा चलेगा, और चैन स्प्रॉकेट वाली बात सभी गाड़ियों के लिए है। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको ये माइलेज कितना देती है? एक तो हाईवे पे बता दो मेरे को कितना देती है, सिटी के अंदर बता दो कितना देती है, और मेरे को दिखा भी देना कितना देती है अगर पॉसिबल होगा तो। एंड थर्ड ये बताओ कि ऑफ रोड कैपेबिलिटीज बाइक के कैसे हैं? ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़, ये माइल्ड ऑफ रोडर है, सुजुकी भी इसको एडमिट नहीं करता है कि ये फुल्ली एडवेंचर बाइक है। देखिए, आपको सिटी के अंदर चलाना है, हाईवे पे चलाना है और ऑफ रोड पे चलाना है ना, तो ये सिटी में भी ठीक ठाक सी चल जाती है। ये मतलब बाइकों का डीएसआर है, मतलब कंपोजिशन बहुत प्यारा आता है इसमें। सबसे पहली चीज़ आपने जैसे पूछा माइलेज ये 36 क्लेम करती है, मुझे 32 तक के का दिया है, बट अभी इसका एयर फिल्टर मैंने चेंज नहीं करवाया था, मुझे अभी 27 वगैरह का ये लास्ट राइड पे इसने दिया है एवरेज। और इसका टाइमिंग पता है, थोड़ा सा पावर भी कम फील हो रहा है, पता नहीं, उसको चेक करवाने के बाद में, सर्विस के बाद में मैं बताऊंगा कि इसका पावर क्यों फील होने लग रहा है कम मुझे। 40,000 किलोमीटर के अंदर में इसमें एक बार लद्दाख हो चुका है, 2 बार नेपाल हो चुके हैं। 400 सीसी का इंजन, जब आपने पूछा था ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि 400 सीसी जो आपने लिया, तो वो 400 सीसी की जगह ये क्यों लिया, इसका मेंटेनेंस बहुत कम आ रहा था, इसमें ऑयल लगभग 1.25 लीटर्स लगता है, तो वो एक कम था। तीसरी चीज़, रिफाइनमेंट के बाद में जो माइलेज मिल रहा है मुझे, वो लगभग मेरे को मिल रहा था हिमालयन जितना ही। हिमालयन 25 से 30 के बीच में देती है, ये 30 से 35 के बीच में दे रही थी जब नहीं थी तब। अभी कम हुआ है, वो मैं रीज़न बाद में बता दूंगा। इसमें लोडिंग के बावजूद भी इसका कॉम्प्रेशन और जो रिबाउंड है वो बहुत प्यारा है। इसमें ट्रैवल 120 mm का आता है फ्रंट का, और जो हिमालयन है उसमें ज़्यादा आता है, बट कर्व्स पे ये गाड़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है, वो कम रहती है। तो मुझे 70%, हम नागपुर में रहते हैं, नागपुर से हम लोग लद्दाख की ओर चले जाए तो हमारे को 70% तो रोड पे ही ट्रैवल करना होता है, हाईवे। 3 दिन हमें रोड हाईवे ट्रैवल करना होता है, और उसके बाद में हम लोग लगभग 600 किलोमीटर आसपास ऑफ रोड कर रहे होते हैं। तो जिस वक्त में मैं गया था तो मेरे कंसर्न्स बहुत अलग थे, और यहाँ पे कंसर्न डिस्कस इसलिए करना है क्योंकि हम जब सिटी बाइक ले रहे होते हैं या स्पोर्ट्स बाइक ले रहे होते हैं तो हमारे कंसर्न्स इतने होते हैं कि भाई अच्छा एवरेज देते हैं, घूमने के लिए आसान हो। बट टूरिंग बाइक लेना इसलिए डिफिकल्ट है कि आपको क्या एक्चुअल नीड है उसी हिसाब से आप ले सकते हो। तो उस टाइम पे लास्ट जो पेट्रोल पंप था, हमारे जो रूट प्लान था उसमें तांगसे पे था, उसके बाद में सीधे हमें तांडी पे मिलने वाला था पेट्रोल पंप। तो मैंने यही चीज़ सोचा था कि अगर मैं 390 सीसी लेता हूँ बाइक जो मैंने 390 कैंसिल किया था, कि 390 के अंदर में कभी 18, कभी 20, कभी 25, है ना। तो मेरे ख्याल में ये था कि भाई कभी 36 बोला था तो मैंने बोला 36 देगी, 35 तो दिया कहीं कहीं पे, बट हाईवे पे आप अल्टीमेट स्पीड चलाते हो। मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ लेके गया था, 120 तक की इसमें वाइब्रेशन नहीं है, तो मैं 120, 125, 130, 135 तक के हम लोगों ने चलाया। मतलब पहले दिन हम लोग यहाँ से आगरा, दूसरे दिन पठानकोट, तीसरे दिन श्रीनगर, ये हमारा टूर प्लान था। तो इतना ज़्यादा चलाने के बावजूद भी इसने मुझे 30 का एवरेज दिया था, इसीलिए मैंने ये गाड़ी को सिलेक्ट किया था कि पॉकेट पे भारी ना पड़े। टूरिंग बाइक लेने के सबसे पहले आपका सीरीज़ चालू हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दूं, इसके अंदर मैं डिटेल कर देता हूँ कि टूरिंग बाइक लेते वक्त में आपके पास में बेशक बहुत ज़्यादा पैसे हो, लेकिन पेट्रोल पंप अपने हिसाब से नहीं हो सकते। अब तो नया न्योमा में भी खुल चुका है अगर कोई लद्दाख टूर कर रहा है तो, लेकिन आप जितना कम फ्यूल आपकी गाड़ी कंज्यूम करती है उतना आपके पास में स्पेस होता है कि आप ज़्यादा घूम पाओ। इसको 2.9 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, 1441 mm का व्हील बेस है, तो मतलब अच्छी खासी लंबी गाड़ी होने के बावजूद भी इसका ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm होने के बावजूद भी नीचे से आज तक के मेरी गाड़ी लगी नहीं है। फुल्ली लोडेड होने के बावजूद भी ये गाड़ी पूरा स्लज मैनेज करती है। तो जो गाड़ी स्लज मैनेज कर ले आपके लिए तो वो बेस्ट गाड़ी होती है, क्योंकि इसका ना एकदम स्पिन तेज नहीं आता है ना। और बाकी एडवेंचर बाइक की तरह ये इनिशियल में स्लो भी नहीं है, क्योंकि ये जिक्सर 250 सीसी जो है उसका इंजन यूज़ करती है, तो इसमें ठीक ठाक सा स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक बोल सकते हैं, या स्पोर्ट्स टूरिंग एडवेंचर हल्का फुल्का कर लेती है, तो मतलब तीनों काम में अच्छी खासी आ जाती है। बट जब आप टूर करते हो तो आपको एक सर्टन स्टेबल स्पीड चाहिए होती है, तो इसको आप 80 से लेकर के 120 तक के आप आराम से क्रूज़ कर सकते हो विदाउट एनी वाइब्रेशन। अगर 120 के ऊपर जा रहे हो 25, 20, 30 के आसपास में, उसके बाद में हल्के से फुट पैक्स पे वाइब्रेशन आते हैं। 140 के बाद में फिर इसमें वाइब्रेशन फील होते हैं, वो भी
आपको हैंडल बार पे फील हो गए, अगर आपने ग्लव्स वगैरह पहन के रखा है तो वो भी फील नहीं होता है। ओके। तो लोडिंग के बाद में ये गाड़ी 145 वगैरह चले जाती है। एंड सेकंड मुझे ये पूछना था, इसका सीट कंफर्ट कैसा है पिलियन के लिए, आपके लिए? एंड जब मैंने इसको थोड़ा सा चलाया था अभी, तो सैडलिंग के टाइम पे मुझे लगा था कि इसकी हाइट लाइक वो हैंडल हाँ, बार की हम हाइट लोग कम है। 5, मैं 5'10" हूँ, शायद आप 5'11" है, लगभग आपकी हाइट हाँ। इतनी होगी। तो हाँ हम जी, लोगों हाँ। के लिए ये सैडल करने के लिए गाड़ी नहीं है। हम्म। तो ये मैंने वही बोला ना कि ये एडवेंचर के लिए बनी नहीं है, ये हाँ। प्रॉपर टूरिंग के लिए बनी है। तो ये कैसा है ना कि एडवेंचर बाइक में ये आपका कुछ पोजीशन ऐसा हाँ। होता है ना, ये ऐसे आपकी बॉडी ऐसे लटकी हुई सी लगती है। तो वो आपको तुरंत खड़े होने के लिए जो स्पेस चाहिए वो प्रोवाइड करती है, बट ये नहीं करती है। इस गाड़ी ने बस यार मुझे एक बार प्रॉब्लम दिया है सिरसिरला पास पे। तो उसमें क्या हो गया था, मेरा फिल्टर जो था वो पूरा चोक हो गया था, तो वो उस वजह से यहाँ उसने प्रॉब्लम दिया था। अदरवाइज इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क कि जैसे अब कोई एडवेंचर के लिए लेके जा रहा है या फिर अपने टूर पे लेके निकल रहा है, तो हाँ। क्या एक्सेसरीज इसमें ऐड करना चाहिए जो लाइक आपको लगता है कि जैसे हेडलाइट अच्छा नहीं है, हेडलाइट तो वैसे ऐड करना चाहिए, फॉग लैम्प्स वगैरह, बट और कुछ एक्सेसरीज जो आपको लगता है कि ऐड करना चाहिए इसमें? यार हेडलाइट बहुत अच्छा है ऑनेस्टली। मैं मतलब अगर आप सिटी में चलाते हैं या थोड़ा बहुत बाहर लेके जाते हैं, हेडलाइट का थ्रो बाकी कम्यूटर बाइक से बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट मैंने एनएस के टाइम पे भी बताया था कि आप अगर कहीं लंबा ट्रैवल करते हैं, कभी भी करते हैं, तो आप ऑक्स लाइट्स लगा लीजिए, क्योंकि वो जितना ज़्यादा लाइट होगा उतने आप हायर स्पीड पे गाड़ी चला सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर में टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाता था इसके, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। निगेटिव टीएफटी है, कलरफुल नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है। बट इंफॉर्मेशन सारी दे देती है डिस्टेंस टू एम्प्टी को छोड़ करके, जो कि मुझे लगता है कि टूरिंग बाइक में होना चाहिए था, बट वो नहीं है। तो ये तो गाड़ी के बारे में हो गया कि कौन से लाइट्स लगाने हैं, कौन से नहीं लगाने हैं, और क्या मतलब इलेक्ट्रिकल चेंजेस इसमें फॉग लैंप ही है। एक ऐसे बोबो का मोबाइल होल्डर लगा सकते हैं, ये वाटरप्रूफ है, तो कभी भी स्नो चालू हो जाता है, कभी भी रेनिंग चालू होता है या डस्ट होता है, तो आप इसको बोबो का वाटरप्रूफ वाला केस यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओपन वाला मत करना, क्योंकि आपका ना फोकस चले जाता है। ये डैम्पर वाला है, तो इसमें ना ऑटो फोकस जो आपके मोबाइल में रहता है वो ख़राब नहीं होता है। अब लोडिंग वाले पोर्शन पे आते हैं, तो ट्राई कीजिए कि सॉफ्ट बैग्स यूज़ कीजिए, क्योंकि हम कंटिन्यूसली ट्रैवल नहीं करते। अब मैं और मेरा भाई दोनों गाड़ी चलाते हैं, तो उसके भी 1-2 टूर हो चुके हैं, तो हम लोगों ने हार्ड केस ले लिया है। उसमें क्या होता है कि जब हम प्लेन्स पे चल रहे होते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है नीचे में, लेकिन पहाड़ों पे आप सॉफ्ट बैग यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपने गाड़ी सॉफ्ट बैग के साथ में भी आपने ऐसे छोड़ करके चले गए, तो कोई वहाँ पे चोरी वाला सीन नहीं होता है। तो सॉफ्ट बैग यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आप प्रीफर कीजिए कि सॉफ्ट बैग लें, सस्ते भी होते हैं, वाटरप्रूफ भी होते हैं, और अगर आपकी गाड़ी गिर गई तो आप भी एक बैग को सील सकते हैं। लेकिन अगर टॉप बॉक्स या स्पैनियर्स ख़राब हो गए तो उसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस आ जाता है। वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क कि जैसे एक्सपल्स में अगर तुम हाईवे पे उसको लेके जाते हो तो विंड ब्लास्ट होता है और गाड़ी स्टेबल नहीं होती, इसमें कोई ऐसा इशू आता है विंड ब्लास्ट? इसमें विंड ब्लास्ट का इशू 5 फुट 8 इंच तक के हो तो नहीं आता है, अदरवाइज मेरे तो हेलमेट पे लगता है, थोड़ा प्रॉब्लम है। तो विंड ब्लास्ट ऐसे कोई आपको ऐसे डिस्टर्बिंग नहीं है, बट आपके हेलमेट पे लग सकता है। जैसे मेरा या आपका जो हाइट है, उस हाइट के बंदों को यहाँ पे लगता है कि भाई हेलमेट पे हवा आ रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा टूरिंग हेलमेट प्रीफर कर लिया तो ज़्यादा बेहतर है। एंड फाइनली वीडियो को एंड अप करते हैं, रैप अप करते हैं। जस्ट कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और काफ़ी शॉर्ट में आप आंसर करना, लाइक रैपिड फायर टाइप। इसके प्रोज एंड कॉन्स बता दो। इसके प्रोज में सबसे बड़ा है इसका लुक। कोई भी 250 सीसी बाइक इससे अच्छा लुक नहीं दे रही है ना, जिस प्राइस पे ये आती है। जब आप पैनल्स लगाते हैं तो लोग गेस नहीं कर पाते कि ये 2 से 2.5 लाख की बाइक है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, इसका ऑयल कूल्ड इंजन जो है, ये फ़ैन 2 से 3 बार चालू हुआ है पूरे स्पैन में, जब से मैं चला रहा हूँ 40,000 किलोमीटर। तो ये एक है कि हीटिंग इशू नहीं है इसमें। ब्रेकिंग बहुत अच्छा है, आपको पिलियन कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। एंड कॉन्स बता दो अब इसके अंदर, आपको क्या लगता है कि बेटर होना चाहिए था? मुझे सबसे पहले तो इसके सस्पेंशन थोड़े से ट्रैवल ज़्यादा वाले चाहिए और अपसाइड डाउन चाहिए। जितनी स्टेबिलिटी है उससे भी ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर में। दूसरी चीज़ मुझे जो लगती है इसके अंदर में, ट्रैक्शन कंट्रोल, डिजिटल टीएफटी मीटर्स आ जाने चाहिए। तीसरी चीज़ की उसका टेल लैम्प जो है, उस टेल लैम्प को चेंज कर दो, इंडिकेटर जो है वो क्या बोलते हैं भाई, एलईडी कर दो। इसके अंदर में थोड़ा सा अगर पावर बढ़ सकता है ट्यून करके तो पावर बढ़ा दो, क्योंकि 26 bhp अब सच में कम लगने लगा है। इसी चीज़ में इसके व्हील बेस के कारण ना चैन स्प्रॉकेट बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है, तो इसकी कुछ ऐसी प्लेसिंग हो जाए कि चैन स्प्रॉकेट का जो लेंथ है वो कम हो जाए। इसमें कॉन्स में मैं पावर के मामले में बहुत बोल सकता हूँ, ये सर्विस के मामले में भी बोल सकता हूँ कि भाई 5,000 पे सर्विस टूरिंग बाइक के लिए, मतलब 7,000 का टूर होता है, तो हम टूर कर ले या तो सर्विस करवा ले, है ना। तीसरी चीज़ की इसके अंदर में ना गियर शिफ्टिंग बहुत ख़राब है। वेट मल्टीप्लेट क्लच सिस्टम दिया हुआ है, तो वेट मल्टीप्लेट क्लच का ये है कि खट खट का आवाज़ आता है,
तो वो एक कॉन्स में एड ऑन नहीं किया था, बट ये कॉन्स है। फाइनली हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके आंसर कर दिए इस बाइक के रिगार्डिंग। आपको जो भी क्वेश्चंस थे, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस लग रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट बाइक हम लेके आएंगे हिमालयन 450 जो नई वाली है, उसके ऊपर हम लेके आएंगे। वो भी काफ़ी अच्छे से राइड हो चुकी है बाइक, तो उसका एक रिव्यू देंगे प्रॉपर कि वो आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स में बताओ। मेरा नाम है यतीश, आप देख रहे हो ऑटो शिफ्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।